सबसे पहले 12th के रिजल्ट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले सभी स्टूडेंट को बधाई। अभी तक काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आ चुके हैं कि अब हम बच्चों को किस तरीके से आरएस की तैयारी करवाएं और उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और कहीं ऐसे भी स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, उन लोगों की भी यही कंसर्न है कि हम किस तरीके से आरएस की तैयारी करें, अभी किस चीज़ पर ध्यान दें जिससे जो आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है। आप उस स्ट्रेटजी को अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं। साथ में आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपके 2-3 साल जो अभी है उसमें आप बिल्कुल जो है अपनी पूरी ढंग से पढ़ाई कर सके और उस चीज़ का फ़ायदा ले सके ताकि आगे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब हम सबसे पहले इन चीज़ों पर बात करते हैं आपके कि कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी बात करेंगे। तो आपके देखते हैं कि किस तरीके से अभी आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट को क्या चीज़ करनी चाहिए, अगर आपने 12th पास की है या अभी आप ग्रेजुएशन में हो तो कौन सी चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब हम देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो आपके सबसे पहली बात आती है कि कैसे तैयारी करें। तो देखो, बेसिक बुक से तैयारी करें। बेसिक बुक का क्या मतलब है? जो मूल किताबें है, बेसिक बुक का मतलब है आप राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक लो या जो टेक्स्ट बुक है आपके, जैसे जो आपकी अभी, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल स्टेज पे तैयारी करोगे तो बड़ी ज़्यादा बुक्स अभी आप लोगों को बताना, ठीक है ना, एक तरह से रिस्क लेने जैसा है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो अभी से 6 क्लास से शुरू कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, आरबीएससी की बुक ले सकते हैं और साथ में आरएस का जो सिलेबस है उसको आपको साथ में रखना है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं 12th के बाद तो उनको सिलेबस जो है उनको देना चाहिए कि भैया ये सिलेबस है और इसमें जो टॉपिक है वो तुम देखो और इन टॉपिक के अनुसार जो है अपनी तैयारी करो कि 6 to 12 तक की बुक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। अगर इतनी समझ अगर नहीं है तो फिर आप जो है क्लासेज वगैरह जो है वो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। आरएस स्टडी सर्किल आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करवाएगा, अगर आपने अभी 12th किया या आप ग्रेजुएशन में हो तो वो भी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है बेसिक बुक से अपने को तैयारी करनी है। बेसिक बुक्स मैंने आप लोगों को बताई कि उस हिसाब से जो चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि सिलेबस में शामिल जो प्रत्येक टॉपिक है आपके, हर टॉपिक में आपको बेसिक जानकारी जो है वो इकट्ठी करनी है, यानी कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी शब्द कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिलेबस के टॉपिक का हो, आपने चाहे बोर्ड की बुक पढ़ी है, तो आजकल एआई वगैरह इतनी सारी सुविधाएं हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ जो है वो क्या है। तो बिना समझे किसी भी शब्द को आपको नहीं लिखना है, हर शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट में कोई भी आपके इसी तरह का कोई टेक्निकल आपके शब्द आ रहे हैं तो आप उसको पूरी तरीके से जानो कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है आपके, तभी चीज़ें आपके काम आती है आगे, नहीं तो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता आपके। सेल्फ नोट्स तैयार करने। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं। कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें सर पीडीएफ दे दो, स्टडी मटेरियल दे दो। आपको इस एग्ज़ाम में लिखना है। सबसे बड़ी बात है वो है कि ये जो एग्ज़ाम मेंस है उसी की मेरिट बनती है आपके, और उस एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा। प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर ही लोगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो वो फ़ायदा देती है, लेकिन मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप अभी से अपने खुद के नोट्स बनाने की जो है वो आपको आदत डाल देनी चाहिए। और जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक बिल्कुल इस एग्ज़ाम में जो है चीज़ें क्लियर करने की संभावना बहुत कम हो जाती है आपके। फिर आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जैसे आपके, आप फिर हर साल जो आपके एग्ज़ाम होता है या हर 2 साल में एग्ज़ाम होता है आरएस का, तो वो आप एग्ज़ाम के पेपर देखते रहो और उसमें ये देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे जो नोट्स है वो आपके काम के है या नहीं, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन करते जाओ। जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती है तब तक आपको ये चीज़ें करते रहना चाहिए, और जैसी ग्रेजुएशन होती है तब फिर आपको बिल्कुल उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। तब तक आपकी काफ़ी हद तक जो है तैयारी हो जाएगी। और अगर पैटर्न भी बदल रहा है, क्वेश्चन का जो पैटर्न पूछने का तरीका भी बदल रहा है, तो उससे भी आप लोग अपडेट रहोगे, तो वो चीज़ साथ में आपको करते रहना चाहिए। तो वैल्यू एडिशन करने में ये चीज़ें काफ़ी मददगार होती है। आरएस परीक्षा का अप्रोच डेवलप करना सबसे बड़ी बात यह है। आजकल क्या है कि हर कोई आरएस की तैयारी करना शुरू कर देता है, ठीक है, करता वनडे एग्ज़ाम की तैयारी है,
आरएस की भी साथ में कर लेता है, ऐसा नहीं है। आरएस का जो एग्ज़ाम है, अब जो पिछले 2-3 सालों से जो आप देख रहे हो चीज़ें, जैसे यूपीएससी में है वैसा एग्ज़ाम आपके बन रहा है ये। और आपको मेंस में जो आपके एक अप्रोच होता है मेंस एग्ज़ाम देने का, वो अप्रोच आप में डेवलप करना होगा, ठीक है ना। सिर्फ आप वन डे एग्ज़ाम वाला अप्रोच लेके आरएस मेंस में आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो। कैसा अप्रोच है? वो अप्रोच है आपका एनालिटिकल अप्रोच, विश्लेषण करने की क्षमता। कोई भी चीज़ आई, कोई भी समस्या है, तो उसके कई एस्पेक्ट देखने होते हैं आपके, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा करो। कोई भी मुद्दा है, जैसे अभी ईरान का मुद्दा चल रहा है, तो उसके कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जियो पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जो एस्पेक्ट होते हैं ये आपके एनालिटिकल अप्रोच को दिखाते हैं। हॉर्मुज़ जल संधि कहाँ है, किसको जोड़ती है, ये वनडे वाला अप्रोच है। और इस हॉर्मुज़ जल संधि का जियो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है आपके, और ये एशिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यूरोप के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये उसका एनालिटिकल अप्रोच है आपके। तो वो अप्रोच आपको डेवलप करना आरएस की तैयारी में, या यूपीएससी की आप तैयारी करते हो तो उस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ो तो उसको जो है इसी पर्सपेक्टिव से, आपको इसी अप्रोच से पढ़नी चाहिए कि इसके कितने और एस्पेक्ट हो सकते हैं, वही काम आएगी आपके मेंस के एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में भी आप देखते हो कि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक आपके लाइन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक जो है भाषा उसकी अलग होती है, ठीक है ना। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें देखोगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं जीएस में पूछे जा रहे हैं, और उनका जो अप्रोच है वो आपके किस तरह का है। वो अप्रोच क्या हम जो दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं वो क्या काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ का भी आप जो है देख कर पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो अप्रोच है वो आपके कैसा होना चाहिए। तो इन आप जब भी अभी तैयारी शुरू करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या आपने 12th कर ली है, तो आप इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलो। और सबसे पहले जो तैयारी बेसिक से करनी है वो आपको क्लास 6 से 12th तक की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। ह्यूमैनिटीज़ की तो लगभग लगभग पढ़नी है 6 से 10वीं तक की, और साइंस जो है वो आपको 10th तक की पढ़नी है, ठीक है। हिंदी में ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ना है, इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ना है आपके। ग्रामर की बुक आप 10th लेवल तक की देख लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पहले 10th तक की करो आप। 12th 11 12th में आप जाते हो तो फिर आपको ज्योग्राफी में वो टॉपिक पढ़ने जो सिलेबस में है, हिस्ट्री में वो पढ़ने जो सिलेबस में है, ठीक है ना। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है वो आपको पढ़ना है। साथ ही जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपको ध्यान रखना, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपके आईआर वाले। तो आप सिलेबस वाले टॉपिक फिर पढ़ो, उसमें से पूरी सारी किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। आपने जैसे पूरी कॉमर्स की किताबें पढ़ ली, ऐसे नहीं। इकोनॉमिक्स में जो आपके सिलेबस के टॉपिक है वो आपको देखने हैं, तो सिलेबस के टॉपिक देखने हैं। लोक प्रशासन में भी काफ़ी चीज़ें हैं आपके, बुक्स आती है आपके 11th 12th की, और सिलेबस में है अब आपके। और अब जो नया सिलेबस लोक प्रशासन का आया तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐड हुई है, तो वो आपको इन बुक्स में मिलेगी। तो आप इन बुक्स से अपनी तैयारी अभी शुरू करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिक वहीं से शुरू होगी, इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में है, तो सबसे पहले क्लास 6 से शुरू कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि दोनों चीज़ें सेम है, जैसे आपने 8th की बुक देखी ज्योग्राफी की, जिसमें इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर 11th में भी वही चीज़ें हैं, तो दोनों बुक को साथ लेकर पढ़ो, अलग अलग मत पढ़ो। साथ में होगी तो एक साथ चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी, क्योंकि सेम टॉपिक है वहाँ पे आपके। अब देखो 2028, अगर आपने 12th की है या आप ग्रेजुएशन में है, तो आप 2028 या उसके बाद वाली जो है वो परीक्षा दोगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं आपके आरएस स्टडी सर्किल जो है, उसमें क्या चीज़ मिलेगी आपके। तो हम एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी का आपको अध्यापन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ये भी मैंने आगे आप लोगों को बताया है। साथ में डेली टेस्ट होंगे। अब जो भी बैचेज होंगे आपके या जो भी क्लासेज होगी इस एप्लीकेशन पे, उसमें जो भी टॉपिक होगा उसमें डेली जो है आपके कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसी आपके क्लास के बाद रहेगी उस टॉपिक की। यानी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपको रोज करवाएंगे। और रेगुलर जो है अब आपके संडे को जो है मेंस की जो है प्रैक्टिस होगी। अब आरएस स्टडी सर्कल से खूब लोग जुड़े हैं जो आरएस का पिछला भी इंटरव्यू दिया, इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। कईयों का लगभग हो चुका है, अब रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो आपके जुड़े हैं, और वो आपको सारा टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल उनको भी करवाएंगे।
हम लोग भी उसको जो है मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से आंसर हो सकता है, तो पूरी सही तरीके से आपकी तैयारी होगी। क्लियर है ना? तो वो चीज़ अब करवाएंगे। फिर टॉपिक वाइज संपूर्ण सिलेबस होगा आपके। तो पहले जब ये चीज़ें होगी, फिर उसके बाद जो है आपके पूरा सिलेबस जो है वो आपको करवाएंगे। और वो सिलेबस जो है बेसिक से लेकर एग्ज़ाम में पूछे जाने तक की सारी चीज़ें आपके उसमें कवर करवाई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना? डेली 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस प्लस वीकली जो है आपके मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो है वो होगी। और नोट्स क्लास में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास खूब टाइम है, आप लोग कि हमें पीडीएफ दो, पीडीएफ हम देंगे उन चीज़ों की जो एक्स्ट्रा है। बाकी सारी चीज़ें क्लास में होगी। क्लास में जैसे आप ऑफलाइन की तैयारी करते हो, क्लास में बैठ के चीज़ें नोट डाउन करते हो, वैसे की वैसे यहाँ ऑनलाइन जो है वो क्लास होगी और अपनी वैसी चलती है। ऑफलाइन वाली ही फीलिंग आती है स्टूडेंट को जब वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो आपके तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स क्यों बनवा रहे हैं हम? वो नोट्स इसलिए बनवा रहे हैं कि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी लिखने की, ठीक है ना? कईयों को लगता है कि हमारा टाइम खराब होता है, तो भैया आप नहीं लिखोगे तो आपका टाइम नहीं, आपकी लाइफ खराब होगी, क्योंकि फिर आपके सारे अटेम्प्ट बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपको लिखना है। कईयों को हो सकता है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लोग होंगे, उनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन है। अगर वो खुद को एक्सेप्शन मानते तो और बढ़िया बात है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत होती है, लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, और उसी से ही आप सीखते हो। तो हम उस चीज़ पर जो है आपके ध्यान देंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर समय समय पर रिवीजन होगा आपके, ठीक है ना? टेस्ट लेंगे, आपको टाइम देंगे कि इतने टाइम में आपको पूरा पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, और फिर आपके परीक्षा देनी है, टेस्ट देना है। और उन टेस्टों का जो उद्देश्य है, जो भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट हम करवाएंगे, उनका उद्देश्य आपके मेरिट में लाना नहीं है या आपको टेस्ट के ट्रैप में फंसाना नहीं है। टेस्ट का उद्देश्य है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में आपके क्या कमियां रही है, आपके क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, और उन क्वेश्चन को अब अगले बार कैसे आपके सही किया जाए। मान लीजिए कि 5-6 टॉपिक दे दिए और उसमें से आपके टेस्ट हुआ, और उन 5-6 टॉपिक में से 1-2 टॉपिक के सारे क्वेश्चन ही आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब वो ढंग से पढ़े नहीं है। तो टेस्ट का उद्देश्य ये है कि आपको अपनी वो कमियां पता चले जो आपने तैयारी के दौरान कर रखी है, तो फिर आप उस पर ध्यान दे सको और उन चीज़ों को वापस जो है रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से तैयार कर सको। तो टेस्ट का उद्देश्य ये है, न कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना है और ना ही कोई मेरिटों में आना है। वो आरपीएससी बना देगी आपके, फाइनल मेरिट वही माननीय होती है और वही काम आती है आपके। तो यहाँ पे जो टेस्ट का उद्देश्य है वो है आपका खुद का मूल्यांकन करना और आपकी कमियों को, गलतियों को दूर करना। इस उद्देश्य से अपन करवाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। तो एनालिटिकल अप्रोच से पूरी तैयारी करवाएंगे आपके। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पे कितने एस्पेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और उसके हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। और वो सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ जानते हैं आपके। आपको अलग से कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी टॉपिक पर किस तरीके से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके क्लास में ही चीज़ें जो है डिस्कस हो जाती हैं। तो वो सारी बात जो है इसमें आपके रहेगी। फिर नया सिलेबस पूरा, नया पैटर्न आपके पूरा, और 50 और 150 वाला, ठीक है ना? तो ये नया जो पैटर्न है ये बहुत कुछ नया है, और इसका एहसास एग्ज़ाम होने पर ही होगा, अभी लोगों को नहीं होगा। अभी लोग मानते ही नहीं है, अभी उनको लगता कुछ नहीं बदला है। लेकिन जब सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे क्वेश्चन 50 वर्ड्स वाले होंगे, 150 वाले होंगे, 3 घंटे में लिखना होगा, ठीक है ना? और उसमें भी एनालिटिकल अप्रोच से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, तब चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, आरपीएससी ने बहुत कुछ बदला है और हमारी लापरवाही के कारण एक अटेम्प्ट और ख़राब हुआ है। तो आप अगला अटेम्प्ट आपका ख़राब नहीं हो, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ढंग से 50 और 150 की। और आप ये मान के चलिए कि पैटर्न बहुत कुछ बदला है और आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है एनालिटिकल अप्रोच से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर है आपके लेखन अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष बल। हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है आरएस स्टडी सर्किल की, वो है मेंस पे। प्रीलिम्स में तो सारे पास होते ही है जो ढंग से पढ़ लेता है। आज तक ऐसा नहीं है कि जिसने ढंग से तैयारी आपके की और प्री में फेल हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। प्री में वो पास होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग सिलेबस में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ऐसे नहीं कि सारा सिलेबस करा दिया और सब में जो है 5-5 लाइनें लिखवा दी जिसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आता, नहीं। हम सिलेबस सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से चलते हैं। और आपको 70-75% सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वही आपके परीक्षा में
पूछते हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके। फिर आती बात मेंस की, तो मेंस में सबसे बड़ा जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके है आंसर राइटिंग पे। पूरी मेंस की तैयारी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे करवाते हैं आपके, और आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस जो है आपको मिलेगी। एप्लीकेशन पे अभी हम 2 नए बैच शुरू कर रहे हैं मेंस और फाउंडेशन के, तो उसमें जो है 7 तारीख से वो शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम चल रहा है आपके 5 और 6 को, तो वो स्टूडेंट भी फ्री हो जाएंगे, तो 7 से वो आपके क्लासे होगी, और उसमें आपको डेमो क्लासेस देखने को मिलेगी, और जो नए टीचर है उनकी भी आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ आपको एहसास होगा कि आरएस मेंस की तैयारी क्या होती है और प्रीलिम्स से वो कैसे अलग है। तो ये चीज़ें आपको देखने को वैसे भी मिल जाएगी जब आप वो क्लासेस देखोगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है अपने आरएस स्टडी सर्कल पर होगी। तो ये हमारा बैच है प्रगति बैच जो मेंस का है, और उड़ान बैच है जो फाउंडेशन का है। तो ये 5 की जगह अब अपन ने 7 अप्रैल से किया है, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो है आपके फ्री हो जाए, एसआई वाले भी, और 7 अप्रैल से आपके इसकी क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और ये 2026 और 27 वाली जो परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए है। और जो आपके ग्रेजुएशन में जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, या जिन्होंने अभी 12th की है, तो उनके लिए हम 3 वर्षीय अलग कोर्स जो है वो आपके 10 तारीख से शुरू करेंगे। तो वो क्लासेज आपके एनसीईआरटी आरबीएससी वाली ये आपके 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी। ठीक है ना, तो 10 अप्रैल से वो बैच आपके शुरू होगा। आप बेसिक से बिल्कुल ढंग से तैयारी आपके अभी से शुरू कर सकते हैं उसके साथ। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे वीडियो के क्लास के नीचे आपके टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल होगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी और जानकारी। फिर आपके आता है प्रीलिम्स प्लस मेंस के अनुसार अलग अलग रणनीति। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीलिम्स की अलग रणनीति है, जो पिछली एक मैंने क्लास आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, और उसमें सारा बताया था कि प्रीलिम्स में आपको किन चीज़ों पर आप ज़्यादा जोर देंगे तो इस बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स के तो वो है आपके जिसमें राजस्थान वाले जो है राजस्थान की पॉलिटी ज्योग्राफी ये ज़्यादा जिस पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, लेकिन मेंस में अलग है। मेंस में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वहाँ हिस्ट्री को आपके प्रीलिम्स में थोड़ी तीसरे नंबर पे अपन ने प्रायोरिटी दी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे होगी अगर आपको पहले पेपर में मार्क्स लाने हैं तो मेंस में प्रायोरिटी बदल जाती है सब्जेक्ट की, कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो 2016-18 तक छोटे वाले सब्जेक्ट पढ़ के जाते थे वो आरपीएस ने अब वैसे ही बदल दिया आपके पूरा डर्रा, और अब लो है वो छोटा सब्जेक्ट नहीं रहा। आपने देखा होगा पॉलिटी जितना सिलेबस लो का है। ठीक है ना, और बाकी सब्जेक्ट जो छोटे वाले थे तथाकथित उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है आपके, तो वो अब और ज़्यादा भयंकर सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, जिनमें 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप चूक जाते हैं तो फिर वो पूरा आपका पोर्शन जो है खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मेंस में आपको जो बड़े सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, पब एड हो, लोक प्रशासन वाला जो पार्ट मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसी के साथ मैनेजमेंट वाला है, या फिर आपके एथिक्स है, ठीक है ना, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। तो लोक प्रशासन पे ध्यान दो प्लस मैनेजमेंट, उसमें जुड़े हुए टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक जो है वो एथिक्स और लोक प्रशासन के एक जैसे हैं तो वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप उसी अप्रोच से पढ़ो। फिर आपकी पॉलिटी हो गई, आईआर हो गया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। हिंदी अंग्रेजी में जो आपके पहले हमेशा ये होता था कि ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो अब उसमें आने कम हो गए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आप बिल्कुल जो है अब एक एक चीज़ पर ध्यान दो, बिल्कुल बारीक से बारीक, मात्राओं की और ये ग्रामर की बिल्कुल गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तभी आपके नंबर आएंगे, क्योंकि अब नंबर आने इसमें बिल्कुल कम हो चुके हैं आपके। तो आपको ग्रामर वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और लिखने में आपको वर्तनी की जो आपके शुद्धता है उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आपके चौथे पेपर में मार्क्स आएंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश में भी आपको ग्रामर की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, ड्राफ्टिंग करते हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपके मैंने बताई कि किस तरह से क्या चीज़ अपने को करनी है। फिर प्रेजेंटेशन को कैसे प्रभावी बनाएं, इस पर हम लोग जोर देते हैं कि आपके आंसर में क्या चीज़ आनी चाहिए। आप लोग हमेशा ही देखते हो, जहाँ भी जाते हो कहते हैं कि पहले प्रस्तावना लिखो फिर निष्कर्ष लिखो, जबकि 150 शब्दों में इतना स्कोप ही नहीं है कि आप
प्रस्तावना लिखो अलग से, ठीक है ना, और आप अलग से जो है निष्कर्ष निकालो उसका, और उस पर आप कागज़ खराब करो। आपका आंसर खुद ही निष्कर्ष है। तो आपको सीधा लिखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। दूसरी जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, तो इस पर भी हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। आपको पूछा 1857 की क्रांति का स्वरूप, आप लिखते हो 1857 क्रांति कब हुई, चर्बी वाले कारतूस से हुई, मंगल पांडे था, आपको जो आ रहा था आपने सारा लिख दिया, तो उसके मार्क्स नहीं है। मार्क्स है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर लिखने आने चाहिए, और इसी पर जोर देने की ज़्यादा आवश्यकता है आपके। तो वो चीज़ जो है हम लोग आप लोगों को अभ्यास करवाते हैं, ठीक है ना, तो इस पर भी जो है आपके ध्यान देते हैं। अब मैंने बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ाएंगे आपके, जैसे ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, आरएस में न अभी आपके, न तो प्रीलिम्स में है ना मेंस में है। भौतिक प्रदेश से शुरू होता है, लेकिन एक बेसिक जानकारी के लिए पहला टॉपिक आपके वहाँ एनसीईआरटी में ये था, तो मैंने आप लोगों के लिए ये बताया कि भाई इस तरीके से जो है आपको एनसीईआरटी करवाई जाएगी। क्लास 8th और क्लास 11th दोनों में ये टॉपिक सेम मिलता है आपके भारत के भूगोल में, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें इसमें कवर है। साथ में कुछ लेटेस्ट जो चीज़ें आई है आपके, तो उसको भी अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही सारा आपको पढ़ा दिया, कहीं अगर डेटा पुराने हो गए और गलत चीज़ है तो भी एनसीईआरटी में भी गलतियाँ है, और वो गलतियाँ ऐसी है कि वो एग्ज़ाम में सही नहीं मानी जाएगी। एग्ज़ाम में जो सही है वही सही माना जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे तथ्य है कि भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, तो 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक मानक मील कितना होता है और एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है, ये बेसिक होती है आपके। तो ये बेसिक जानकारी है। तो जब आप पढ़ोगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, और आप पढ़ोगे भारत के क्षेत्रीय दावे, समुद्री क्षेत्र में जो संसाधनों का दोहन कैसे हो रहा है, हिंद महासागर का क्या भूसामरिक महत्व है, तो वहाँ चीज़ें ये काम आती है जब मेंस में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें बेसिक है। फिर भारत की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश से शुरू होती है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, यूएसए में 6 समय कटिबंध, ये भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे ऐसे। दो देशांतरों के मध्य दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ कम है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी हर जगह समान होती है। यानी आपकी बुक में जो भी चीज़ें एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो आपको सारी पढ़ाएंगे एक सार रूप में, ताकि आपको वो बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप 9th, आप 8th की और 11th की बुक अब देखना, तो आपको ये चीज़ें सारी ऐसे मिलेगी आपको, और उसमें से काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ले ली गई है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है। किसके उत्तर दक्षिण में, तो कर्क रेखा। फिर कर्क रेखा आपके मैप पूरा दिया हुआ है, किन किन राज्यों से गुजरती है। ग्रीनविच जो रेखा है आपके 0 डिग्री, उससे हमारा समय कितना आगे है, और हमारा मानक समय जो है वो कौन सा और कितने राज्यों से गुजरता है, 82.5 डिग्री। तो वो सारी भी बातें आपके उसमें कवर की गई है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी या आपके बोर्ड की जो बुक है। इनसे देश की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार व वनस्पति की भिन्नता की व्याख्या होती है आपके कटिबंधों से, ठीक है ना। फिर इस तरीके से देख सकते हो आप कि कौन सी फारस की खाड़ी, पूरा मैप जो है वो भी आपके, तो उसकी भी स्टडी जो है साथ में आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ाएंगे। फिर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो कहाँ से शुरू होती है, तो यूपी, यूपी के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी तरीके से आपके कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन सा नगर उसके नज़दीक है आपके, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। हमारे आरएस के सिलेबस में राजस्थान की अक्षांश और देशांतर इस बार शामिल किया गया है। भारत वाला अभी भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था कि अपन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वो नोट्स आपको देंगे और वो पढ़ाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे आपके। तो ये आप देख सकते हो। फिर भारत का क्षेत्रफल 32.8 पूरा ये आपके ये है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है तो पूरा भी लिखा दिया ताकि आपको ध्यान रहे। इसलिए धरातल का 2.4% है। आकार कैसा है, ठीक है, तो उत्तर में कौन सी अवस्थितियाँ है, कौन से देश है, किन की सीमा लगती है आपके, और कौन कौन से दर्रे हैं। और संपूर्ण तट रेखा अब जो अपडेट हुई है आपके,
पहले 7516.6 मानी जाती थी। अब भारत सरकार ने अपनी जो तटीय रेखा है उसकी जो लंबाई अपडेट की है और वो ये है। ठीक है, तो ये नए डेटा आपको ध्यान रखने हैं। अंडमान और निकोबार की सबसे ज़्यादा है आपके तटीय सीमा। राज्यों में गुजरात की सबसे ज़्यादा है आपके। पड़ोसी देशों के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो इसमें भी आपके सारी चीज़ें आ गई, किस देश के साथ कितने किलोमीटर जो है हमारी सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो ये सारे आपके फैक्ट एक ही क्लास में आ गए आपके। स्थलीय सीमा कितनी है ये भी आ गई। और मन्नार की खाड़ी जो है पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पड़ोसी देश जो है हमारे द्वीपीय देश, उसमें मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया आते हैं आपके। यानी आपके बुक में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी थे वो सारे कवर है। और आगे जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उनमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है वो भी आपके कवर होंगे। तो इस तरीके से पूरा इसको करवाएंगे आपके। तो आप देख सकते हो इसमें, तो जहाँ पे डेटा आपकी बुक में नहीं दिए गए थे और सिर्फ नाम लिखे गए थे, तो वहाँ ये डेटा भी आपके डाल दिए गए ताकि आपको अलग से फिर वापस कोई चीज़ नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें कवर होगी आपके एनसीईआरटी वाले। फिर आपके जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन जो है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके। और मेंस में जहाँ पे लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं 50 और 150 वर्ड्स में, तो उनको भी आपके डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पूरी चैप्टर वाइज तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको। जहाँ कॉमन टॉपिक है तो वो साथ में कंबाइंड। ठीक है ना, जैसे 6 क्लास में जो हमारा अतीत है पुराने वाली जो एनसीईआरटी अपन हिस्ट्री की पढ़ेंगे, तो उसमें आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रखी है। फिर 11th में 12th में दे रखी है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें, तो ये नए बैचेज है। इनमें आपके जो ये अभी बैच इस बार आरएस के लिए है आपके, और 2026 वाली जो अभी आरएस की विज्ञप्ति आएगी उसके लिए ये है। तो इसमें अभी एनसीईआरटी नहीं, बाकी जो बेसिक सिलेबस है वो पढ़ाएंगे ताकि अगला एग्ज़ाम आप लोग दे सको। एनसीईआरटी की क्लास होने के बाद आप अपलोड कर लेंगे ताकि आपको वो भी मिल जाए और आप जो है उसमें से भी चीज़ें देख सको। ठीक है ना, लेकिन अभी इनकी क्लास जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू होगी आपके। और जो बैच हम 10 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं 3 साल वाला, उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से क्लासेस आपके शुरू होगी। क्लियर है ना, तो ये है आपके 7 अप्रैल से प्रारंभ है आपके। और इसकी डेमो क्लासेस जो है आप कोर्स अवेलेबल है, और उसमें जो ऑफ़र है वो अब 7 अप्रैल तक है आपके। और डेमो क्लासेस वहाँ पे आपको फ्री में मिलेगी, तो वो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी कुछ डेमो क्लासेस जो है वो आपके रहेगी। क्लियर है ना, तो ये सारी जानकारी है किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। आरएस स्टडी सर्किल जो है उन स्टूडेंट के लिए क्या कर रहा है जो इसने अभी 12th पास कर लिया है या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और जिनको आगे आरएस की तैयारी करनी है। तो पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में बेसिक बुक के साथ आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्लास 6 से शुरू कर दीजिए, और जो है 10वीं तक की साइंस और सोशल साइंस आप पूरी पढ़ो। और आप 11th और 12th की जो टॉपिक सिलेबस में है वो आप देखना शुरू करो। तो आपकी काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें जो है वो आपके कवर हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।